हैं साफ संदेश भारत। नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह कोरोना की न्यूज से करेंगे। अब कोरोना की न्यूज दोस्तों हम बिल्कुल शॉर्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना की लहर बीत चुकी है और आज जो कोरोना के केस आए हैं 34,113 केस मात्र पूरे भारत में आए हैं और 346 लोगों की मौतें हुई है। मौत का ग्राफ भी काफी नीचे आ गया और आज जो रिकवर होने वाले लोगों की संख्या है वो 91,930 है। तो रिकवर भी अच्छे हो रहे हैं और टेस्ट जो हुए हैं आज 10,67,908 टेस्ट पूरे 24 घंटे के दौरान हुए हैं। तो टेस्ट की संख्या भी अच्छी है। इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना की लहर एकदम जा चुकी है। लेकिन दोस्तों अभी भी मास्क और सोशल डिस्टेंस का हमें पालन करना है कुछ दिन और दोस्तों कुल मिला के सक्रिय मामले हम बताएं तो 4,78,882 सक्रिय मामले पूरे भारत में अभी बचे हैं और राजस्थान में आज 2177 मामले आए हैं। 2000 के आंकड़े पर राजस्थान है और 2000 से अब नीचे आने वाले दिनों में आता ही जाएगा। और केरल सर्वाधिक मामले आज केरल में है जो कि 11,136 है। और इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र में 3,502 है जो केरल के बाद में नंबर 2 पर है। तो अंदाजा लगा सकते हैं 5,000 मामले कहीं भी नहीं है और सभी स्टेटों में मामले जो है अब 1,000 से भी नीचे आकर सिमट चुके हैं। तो आज क्या खास दिवस है 14 जनवरी को? दोस्तों आज 14 जनवरी वैलेंटाइन डे भी मनाया जाता है और वैलेंटाइन डे सप्ताह का आज अंतिम दिन है। और आज एक प्रकार से युवक युवतियों के लिए ही नहीं दोस्तों, ये पूरे सभी वर्ग के लोगों के लिए है। अगर देखा जाए तो इसकी पवित्रता को समझा जाए तो। और पश्चिम देशों से चला है वैलेंटाइन डे और भारत में तो इसका समय समय पर बहुत ज़्यादा विरोध भी होता रहा है दोस्तों। और मैं आपको बताऊं तो आज के दिन भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु का जो है वो पुण्यतिथि का दिवस नहीं है। उनको आज के दिन फांसी पर नहीं लटकाया गया था और शहीद दिवस के रूप में इसको आज सोशल मीडिया पर इस प्रकार से प्रचारित करना प्रारंभ कर दिया था दोस्तों। इससे 14 फरवरी से उनका कोई लेना देना नहीं है। और इसके लिए दोस्तों मैं आपको बताऊं तो जो 1931 में जो महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी हुई थी लाहौर की जेल में दोस्तों, वो 1931 को हुई थी लेकिन 23 मार्च के दिन हुई थी। 14 फरवरी से उनका कोई ज़्यादा सरोकार नहीं है। लेकिन ये वैलेंटाइन डे के प्रभाव को एक प्रकार से रोकने के लिए दोस्तों इसका चलन बढ़ा था। और दोस्तों हम बात कर रहे हैं वैलेंटाइन डे की। तो वैलेंटाइन डे के बारे में एक छोटी सी कथा हम आपको बताते हैं। ये प्यार का दिन इसको कहते हैं और सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? रोम देश, जो रोम देश है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। और रोम में एक पादरी थे जिनका नाम सेंट वैलेंटाइन था। उन पादरी का नाम सेंट वैलेंटाइन था और वो दुनिया में प्यार को बढ़ावा देने की एक सोच रखते थे। मगर उस देश का, उस क्षेत्र का जो राजा था क्लाडियस दोस्तों, वो ये पसंद नहीं करता था। और राजा का जो मत था वो ये था कि प्यार, शादी ये चीज़ें पुरुषों की बुद्धि को नष्ट कर देती है, ख़त्म कर देती है। तो उनके राज में उनके सैनिकों की भी शादी नहीं होती थी। उन्हीं सैनिकों को राजा जो है वो अपने सैनिक बनाता था, लोगों को जिन्होंने शादी नहीं की है। तो दोस्तों इस प्रकार की धारणा थी। 2 ताकतें एक समय में किस प्रकार से वहाँ फलीभूत हुई थी। और सेंट वैलेंटाइन ने जो है चुपके से सैनिकों की शादियां करवाई और कई सैनिकों की शादियां करवा दी थी। और क्योंकि वो प्रेम में, प्यार में विश्वास रखते थे और दुनिया में प्रेम को बढ़ावा देने की एक मंशा रखते थे, राजा को इसकी भनक लग गई। तो राजा ने जो सेंट वैलेंटाइन है उनको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके जेल में ठोक दिया। और 14 फरवरी का दिन निर्धारित कर दिया 269 को कि उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों जब वो जेल में गए तो वहाँ जेल में काफ़ी मनन किया, विचार किया। और वहाँ एक जेलर की जो बेटी आती थी वो दोनों आंखों से अंधी थी, नेत्रहीन थी। तो दोस्तों जो सेंट वैलेंटाइन है उन्होंने निर्णय किया कि मेरी तो मौत होनी है और कुछ ही दिनों बाद में फांसी पर 14 फरवरी को लटकाई दिए जाऊंगा, तो क्यों ना मेरी आंखें इस बच्ची को दान कर दूं ताकि ये मेरी आंखों से इस दुनिया को देख सके।
तो दोस्तों उन्होंने एक पत्र लिखा और उस पत्र में अपनी आंखें उस नेत्रहीन बच्ची को दान करने की बात लिखी और नीचे लिखा तुम्हारा वैलेंटाइन। नीचे जो हम अपनी नाम लिखते हैं उस जगह लिखा तुम्हारा वैलेंटाइन। तो दोस्तों जैसे ही उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया और उनका पत्र दिखा तो उनकी आंखें उस नेत्रहीन युवती को लगा दी गई और उन्होंने एक प्रकार से दुनिया देखना उस दिन प्रारंभ किया था। तो ये दो घटना 14 फरवरी के दिन एक साथ हुई। उनकी आंखें निकालकर उस नेत्रहीन लड़की को लगा दी गई और वैलेंटाइन को फांसी 14 फरवरी को चढ़ा दी गई और यहीं से लोगों ने इसको प्यार का दिन के रूप में मनाने का जो है चलन बढ़ता गया। तो इसी प्रकार दोस्तों वैलेंटाइन डे के रूप में इसको मनाया जाता है और पूरी दुनिया में लगभग इसको मनाया जाता है और युवक युवती सभी इसको मनाते हैं। इसके बारे में अलग अलग धारणाएं अलग अलग देशों में है, लेकिन ये इसके पीछे प्रचलित कथा कहानी है। 14 फरवरी को ही मातृ पितृ दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। आज ही के दिन माता पिता के पूजन का दिवस है दोस्तों। जो बेटे होते हैं वो अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और ये दिवस जो है इसकी शुरुआत आसाराम ने की थी, जो अब तो जेल में है, लेकिन 2007 में इसकी शुरुआत की थी और तब से लोग इसको मातृ पितृ दिवस के रूप में सोशल मीडिया पर ये काफ़ी प्रचारित है और इसको मनाते आ रहे हैं। तो ये एक प्रकार से दोस्तों इसके पीछे की दंतकथा है। तो यहीं से मैं आपको बताऊं तो 1881 में भारत के पहले होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कोलकाता में आज ही के दिन 14 फरवरी को की गई और 1993 को कपिल देव ने 400 विकेट और 5000 रन बनाकर एक अनोखा रिकॉर्ड विश्व में बनाया था। उसके लिए भी ये दिन याद किया जाता है। और 2007 को मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे श्याम चरण शुक्ल का निधन आज ही के दिन हुआ था, इसलिए भी इस दिन को याद रखा जाता है। और आज के दिन 1927 को शिवचरण माथुर राजस्थान के 10वें मुख्यमंत्री का भी आज के दिन जन्म दिवस हुआ था दोस्तों। और इसके अलावा 1969 को आज के दिन मधुबाला हीरोइन जो है उनकी मृत्यु हुई थी और 1933 को आज के दिन उनका जन्म दिवस भी मनाया जाता है। तो ये दोनों ही दिवस जो है उनके भाग्य में लिखे हुए थे। 1952 को सुषमा स्वराज जो कि भाजपा की बहुत बड़ी नेत्री थी और पहली महिला विदेश मंत्री भी थी, उनका भी आज के दिन जन्म हुआ है। इसके अलावा 2019 को श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलवामा जो हमला हुआ था दोस्तों श्रीनगर में, उसके लिए भी जाना जाता है, शहीद दिवस के रूप में भी आज के दिन जाना जाता है। ये जो आतंकवादियों के द्वारा आज ही के दिन पुलवामा में जो हमला हुआ था, 45 सुरक्षाकर्मी इसमें शहीद हो गए थे दोस्तों, उसके लिए भी ये दिन याद किया जाता है, शहीदों को याद किया जाता है। और आज ही के दिन 14 फरवरी को विश्वकर्मा जयंती भी धूमधाम से मनाई जाती है और 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है, लेकिन जयंती जो है वो 14 फरवरी को मनाई जाती है। तो आज के लिए दोस्तों विशेष सिर्फ इतना ही। अब मैं आपको बताऊं तो कल भादरा जाट समाज संस्थान में महाराजा सूरजमल जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई दोस्तों। और रविवार को एक कार्यक्रम के तहत जो है ये जयंती मनाई गई और समाज के संस्थान के कार्यालय में सूरजमल जी की प्रतिमा के आगे पुष्प अर्पित करके सभी सदस्यों ने जो है महाराजा सूरजमल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद में मुख्य वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला और समाज हित में शक्ति लगाने की बातें भी वक्ताओं ने युवाओं से की और नशे की प्रवृत्ति से दूर रहने की बातें भी जाट समाज के वक्ताओं ने युवाओं से की। इसके अलावा दोस्तों कल ही रविवार को एबीवीपी की नगर इकाई का कार्यकारिणी का गठन किया गया और विश्व हिंदू कार्यालय में एक बैठक इसके लिए हुई थी और शशांक बालिया की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और नगर अध्यक्ष में जितेंद्र जाखड़ को बनाया गया, जबकि उपाध्यक्ष पद पर 6 लोगों को नियुक्त किया गया। अरमान हुड्डा, आशीष गढ़वाल, पवन बुडानिया, मुकेश बेनीवाल, प्रवीण कसवा और अमित मोटसरा को उपाध्यक्ष बनाया गया, जबकि नगर मंत्री के पद पर जयदीप बाजिया को नियुक्त किया गया। नगर मंत्री दोस्तों जयदीप बाजिया को हमने आपको बताया। नगर सह मंत्री के पद पर भी दीपक सोलंकी, सोनू बरवाड़ा, रामावतार शीला
और अमित के अलावा निखिल बेनीवाल को नियुक्त किया गया। और बैठक में रवि पूनिया के अलावा दौलत राम धांधु, विनोद हुड्डा, विक्रम सिल्लू, पंकज पूनिया और जगन सिंह के अलावा अनेकों विद्यार्थी मौजूद रहे दोस्तों। इसके अलावा हम जिक्र करेंगे दोस्तों, आज महिपालों के मोहल्ले में अलग से हमने एक वीडियो भी बनाई है, आप जरूर देखिएगा। वार्ड नंबर 30 में दोस्तों सीवरेज के कनेक्शन धुआंधार किए जा रहे, तेजी के साथ किए जा रहे हैं। और इसी के दौरान जब सीवरेज का कनेक्शन महिपालों के मोहल्ले में एक गली में किया जा रहा था, तो वहां सीवरेज के कनेक्शन करने के लिए जैसे ही हल्का सा जो गड्ढा खोदा जाता है दोस्तों, उसके बाद में लंबी एक सुरंग सड़क के नीचे जो सीवरेज की कंपनी द्वारा सीवरेज की पाइपलाइन डालने के बाद में जो सड़कें बनाई जाती है, उनके नीचे इतनी थोत इतना खोखलापन दोस्तों कि देखते ही बनता है। लंबी एक सुरंग नुमा हमें खोखलेपन की एक होल जैसा दिखाई दिया दोस्तों, जिसका हमने अलग से एक वीडियो बनाकर भी डाला है, उसको आप जरूर देखिए। तो बादरा में ये कैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही है दोस्तों वार्डों में, जहां जहां सीवरेज डली है, तो सीवरेज की इसमें किसकी गलतियां मानी जाए दोस्तों? क्या सीवरेज कंपनी द्वारा जो सड़कें बनाई गई है उनका फाउंडेशन बढ़िया तरीके से तैयार नहीं किया गया, जमावट के साथ जो है मटेरियल नहीं उसमें नीचे जमा किया गया, मिट्टी को जमाया नहीं गया, और उसके बाद में उसके ऊपर जो सड़क बनाने की प्रक्रिया होती है वो आनन फानन में जो है वो बना दी गई, ऐसा प्रतीत होता है। इसीलिए ये नतीजा जो है पूरी भादरा में रह कर हमारे सामने आ रहा है। और दोस्तों ये तेजपाल महिपाल की धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी महिपाल के निर्विरोध निर्वाचन होने वाला वार्ड है, वार्ड नंबर 30। तो दोस्तों सत्ता पक्ष के पार्षद हैं और उनके वार्ड में भी जब इस प्रकार के हालात हैं, तो शेष वार्डों में क्या होंगे इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं और हम भी लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब जिक्र करते हैं हम रीट को लेकर और विधायक बलवान पूनिया को लेकर दोस्तों, जो विधानसभा में लगातार अपनी आवाजें बुलंद करते हैं। क्षेत्र की भी अनेकों समस्याएं विधायक बलवान पूनिया ने उठाई। और दोस्तों राजस्थान के सबसे ताकतवर विधायकों में शुमार हो चले हैं विधायक बलवान पूनिया। और दोस्तों जो विधानसभा का सत्र चल रहा है, मैं आपको बताऊं तो तीनों दिन लगातार विधानसभा का सत्र जो है हंगामे की भेंट चढ़ा रहा। और बीजेपी ने जहां रीट के जो पूरे प्रकरण पर दोस्तों सीबीआई जांच की मांग की, वहीं सत्ता पक्ष की तौर पर सत्ता पक्ष की तरफ से कोई ज्यादा विधायक जो है आवाज बुलंद करने वाला दिखाई नहीं दिया। लेकिन वहां दोस्तों सत्ता के एक रहनुमा के रूप में खड़े होकर बलवान पूनिया ने भाजपा के विधायकों से लोहा लिया और सीबीआई जांच का विरोध किया और सरकार से कहा कि सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है, एसओजी की ही जांच कराई जाए और इसी राजस्थान की इसी एजेंसी को जो है मजबूत किया जाए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं बलवान पूनिया ने सीधे सीबीआई जांच की जो रीट प्रकरण है उसमें मांग नहीं की बल्कि उसका विरोध किया है। तो दोस्तों इसी पर हम आज बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से रीट में दोस्तों 122 करोड़ की पेपर बेचकर जो पैसे इकट्ठे किए गए हैं दोस्तों, एसओजी ने इसका विवरण भी दिया है। तो कहीं ना कहीं सीबीआई को भले ही जांच ना दी जाए, लेकिन दोस्तों यहां जब पैसे का लेन देन का मामला आता है तो ईडी की कार्रवाई तो अवश्य बनती है दोस्तों। और कहीं ना कहीं ईडी इस मामले को खंगाल रही है, कागजों को खंगाल रही है और ईडी की जल्द इसमें कोई कार्रवाई हो भी सकती है। और दोस्तों विधायक बलवान पूनिया ने जिस प्रकार से स्टेट और केंद्र के मुद्दों पर सरकार को भी घेरा और केंद्र सरकार को भी घेरा, तो सरकार को ज्यादा नहीं घेरा। इसका उदाहरण हम इसलिए देते हैं क्योंकि दोस्तों राजस्थान में बिजली और पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो देश में सबसे ज्यादा है। इसके ऊपर विधायक बलवान पूनिया अभी तक सरकार को नहीं घेर पाए। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार को सॉफ्ट कॉर्नर रखकर चल रहे हैं विधायक बलवान पूनिया। लेकिन बीजेपी के विधायक जो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं उनके साथ भिड़ गए थे। और हमने 2-3 दिन पहले आपको बताया भी था कि राजेंद्र राठौड़ जो प्रतिपक्ष के नेता है उनके साथ तकरार भी उनकी हुई थी और बीजेपी विधायकों के साथ तीखी नोकझोंक भी बलवान पूनिया की हुई थी। और सरकार को एक प्रकार से बचाने के लिए ढाल के रूप में काम कर रहे हैं बलवान
पूनिया, लेकिन पेट्रोल डीजल बिजली पर वो नहीं बोल पा रहे हैं, जो कि राजस्थान में महंगे है, हमने आपको बताया। लेकिन प्रधानमंत्री की फसल बीमा जो क्लेम में दोस्तों कुछ दिन पहले बलवान पूनिया बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेते थे, वक्तव्य देते थे, जहां भी जाते थे इसका जिक्र करते थे कि भादरा में हमने अरबों रुपए के बीमा क्लेम दिलवाए हैं। लेकिन जब से ये घोटाला उजागर हुआ है मलसीसर बैंक और बोजला और मलसीसर एरिया में, अब इसकी जांच भी चल रही है। और दोस्तों यहाँ 2020 का खरीफ फसल का बीमा भी रोका हुआ है, और वो इसी चलते क्योंकि यहाँ जांच जो है वो अभी तक जारी है। तो क्षेत्र की जनता क्या समझे दोस्तों, हम बात रीट पर भी कर रहे हैं, बलवान पूनिया पर विशेष तौर से हम बात कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री के कथन हम इसमें आपको बताएं तो 300 लोगों तक ये पेपर जो लीक हुआ था रीट का वो पहुंचा है, ये मुख्यमंत्री के बयान थे। और एसओजी इसकी जांच कर रही है, उसमें 300 लोगों तक ये पेपर जो लीक आउट हुआ था वो पहुंचा है दोस्तों। और भाजपा से तंग आकर और भाजपा ने जो हल्ला किया उसको लेकर रीट लेवल 2 को हमने रद्द किया था, लेकिन भाजपा मांग कर रही है लेवल 1 भी इसमें जो है वो रद्द किया जाए। और दोस्तों पूरे राज्य से ये मांगे बुलंद हो रही है, आए दिन लोग ज्ञापन दे रहे हैं, विभिन्न संगठनों के लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि रीट लेवल 1 भी जो है वो रद्द की जाए। और दोस्तों लाखों 25 लाख से कहीं अधिक छात्रों का भविष्य दोस्तों अंधकार में चला गया है, और इसकी सीबीआई जांच हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन बलवान पूनिया जैसे विधायक दोस्तों विधानसभा में जोर शोर से सरकार का पक्ष लेते हुए सीबीआई जांच की मांग का विरोध करते हैं, तो ये इसको कैसे समझा जाए? क्या ये छात्रों पर कुठाराघात नहीं है? बलवान पूनिया भी तो छात्रों की राजनीति करते थे जब विधायक बने थे उससे पहले, और एसएफआई के जब वो लीडर हुआ करते थे स्टेट लेवल के, तब छात्रों की राजनीति करके ही तो आज इस पायदान पर आए हैं। जब विधायक बन गए तो क्या वो उन छात्रों को भूल चुके हैं? क्या छात्र राजनीति को वो बिल्कुल भी भूल चुके हैं, और छात्रों को भूल चुके हैं, उनके बलिदान को भूल चुके हैं, उनके साथ को भूल चुके हैं, और उनके समर्थन को भूल चुके हैं, जिनके समर्थन के बुत्ते बलवान पूनिया विधायक बने हैं। और दोस्तों आज सीबीआई जांच का विरोध कर रहे हैं बलवान पूनिया विधानसभा में, और जब विपक्ष ये मांग जोर शोर से उठा रहा है कि दूध का दूध पानी का पानी हो, एसओजी जो राजस्थान के दबाव में, सरकार के दबाव में काम करेगी, उसके दबाव में काम नहीं होकर ये जो है जांच एजेंसी सीबीआई को इसकी जांच सौंपी जाए, ताकि इसमें कुछ खुलासे हो, कुछ अच्छा पुख्ता देश में सामने उभर कर आए। तो क्या ऐसी उच्च एजेंसियों को जांच नहीं देनी चाहिए दोस्तों? क्यों इस प्रकार से एक विधायक मांग कर रहा है? वो विधायक सत्ता का भी नहीं है दोस्तों, वो एक माकपा का विधायक है, लेकिन कांग्रेस के साथ, सत्ता के साथ तालमेल मिलाकर विधायक जिस प्रकार से बलवान पूनिया चल रहे हैं, ये एक प्रकार से अच्छे शब्दों को लेकर भी है, लेकिन ये उनका जो बयान है वो कहीं ना कहीं छात्रों को आघात पहुंचाने वाला है, और 25 लाख विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाला भी है। और अपनी निष्पक्ष छवि जो कि बता रहे हैं बार बार वो, और बोलने की ताकत जिसको बता रहे हैं दोस्तों, वो आवाज कहीं ना कहीं कुंद हो चली है और सरकार के दबाव में झुक गई है। जब से अशोक गहलोत ने बलवान पूनिया के कंधे पर हाथ रखा है, उसकी वायरल होती तस्वीरें अखबारों में भी छपी और लोगों ने सोशल मीडिया पर देखी, उसके बाद में बलवान पूनिया के तेवर एकाएक ठंडे पड़ चुके हैं। लेकिन गर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लिए और केंद्र की भाजपा सरकार के लिए, न कि राजस्थान सरकार के लिए। राजस्थान सरकार जो मर्जी में आए कुछ करे, लाठी चलाए किसानों पर, और यहाँ बलात्कार के प्रकरण हो, कुछ भी हो, उनके ऊपर बोला नहीं जाता। और जो राजस्थान की आज हालत है, सचिन का प्रकरण जो हुआ था, पूरे राजस्थान की सरकार संकट में आ चली थी, उन सभी के ऊपर उस समय तो जरूर बलवान पूनिया ने जो सरकार बचाने का काम किया था, और वही एहसान लगभग अभी तक बलवान पूनिया का सरकार पर है, और इसी के चलते उनके संबंध भी बने थे। लेकिन पेपर लीक में दोस्तों जिस प्रकार से देश का माहौल, देश में राजस्थान का माहौल खराब हुआ, और मैं एक चीज आपको बताऊं तो बोलने वाली चीजें बहुत है दोस्तों। राजस्थान में एक प्रकार से बेटियों के सशक्तिकरण को लेकर केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है, और इसमें राज्यों की भागीदारियां भी होती है, और शिक्षा और सामाजिक भागीदारियां सशक्तिकरण करके महिलाओं की बढ़ाने को लेकर दोस्तों 23 करोड़ 26 लाख का केंद्र से बजट मिला था, उसका आधा भी खर्च नहीं कर पाई राजस्थान सरकार, अर्थात 11 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च हुए, आधा भी खर्च नहीं हुआ। क्या उस मुद्दे के ऊपर बलवान पूनिया ने कभी आवाज बुलंद की विधानसभा में? नहीं दोस्तों, हमने नहीं सुना। इसके अलावा
मैं आपको बताऊं तो 2015 से 2018 हम किसी भाजपा सरकार की पैरवी यहाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े बोलते हैं दोस्तों। 2015 से 2018 में राज्य में देश में राज्य राजस्थान पहला ऐसा राज्य था देश में जो कि महिला सशक्तिकरण को लेकर नंबर 1 पर था 2015 से 18 में। और जो बजट मिला था उस बजट का पूरा उपयोग भी किया गया था, लेकिन गहलोत सरकार ने तो बजट भी पूरा उपयोग नहीं किया और वो लैप्स हो गया। और दोस्तों जिस प्रकार से गत शुक्रवार को ये मामला विधानसभा में भी गूंजा था, लेकिन अब राजस्थान फिसडी साबित हो रहा है दोस्तों इस क्षेत्र में। और यही नहीं, राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है उनमें 14 अति पिछड़े जिले हैं, उनमें हनुमानगढ़ जिला भी उन 14 पिछड़े हुए जिलों में है। और दोस्तों 25 लाख रुपए हनुमानगढ़ को महिला सशक्तिकरण के लिए मिले थे, लेकिन हनुमानगढ़ जिले ने खर्च कितने किए? 4,33,000 मात्र बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि इस अभियान पर महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर, बेटियों को बढ़ावा के लेकर, उनकी सामाजिक भागीदारी को लेकर। तो दोस्तों कितने परसेंट खर्चा किया है हनुमानगढ़ जिले ने, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। इन मुद्दों पर बलवान पूनिया नहीं बोलते हैं दोस्तों। और एक और मैं आपको प्रकरण बताऊं, यहां भी बलवान पूनिया राजस्थान सरकार की खिंचाई नहीं करेंगे। पूरे राज्य में जो आप आवारा पशु देखते हैं दोस्तों बाजारों में घूमता हुआ, उसको लेकर एक योजना बनी थी और एक वादा किया गया था कांग्रेस सरकार द्वारा। 111.19 करोड़ का बजट भी इसमें निर्धारित किया गया था और हर पंचायत स्तर पर एक नंदीशाला इसमें बनाने की बात कही गई थी। लेकिन क्या आज 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, एक भी नंदीशाला राजस्थान में बनी है? दोस्तों हर एक नंदीशाला के लिए 1.5 करोड़ 1,50,00,000 रुपए का बजट निर्धारित है। वो बजट देकर उस नंदीशाला का विकास किया जाता है और उस शहर में, यहाँ गांव में आसपास जितने भी आवारा और घूमने वाले पशु है जो कि फसलों को भी नुकसान पहुंचाते होंगे और बाजारों में भी अनेकों छोटी मोटी घटनाएं इन पशुओं के चलते होती है, लोग परेशानियां भी होती होगी, उन सबको उस नंदीशाला में जमा करवाया जाए। ये बहुत शानदार स्कीम थी अगर चलाती गवर्नमेंट, लेकिन ऐसी शानदार स्कीमें राजस्थान गवर्नमेंट उसको छोड़ देती है। और दोस्तों कहाँ गया उसका 111.19 करोड़ का बजट? और एक भी नंदीशाला क्यों नहीं बनी? क्या बलवान पूनिया ने विधानसभा में इसको लेकर आवाज उठाई? दोस्तों विधानसभा में लगातार 3 दिन तो हंगामे की भेंट चल गया और बीजेपी ने सीबीआई की जांच की मांग लगातार की है। और सोमवार मंगलवार आज भी विधानसभा चल रही है, आज भी विधानसभा में बलवान पूनिया कोई ना कोई सवाल उठाए होंगे, हम इसकी जांच करेंगे क्या सवाल उठाए हैं। और कल मंगलवार को भी विधानसभा में फिर कार्रवाई होगी, फिर विधानसभा चलेगी, उसके बाद में 7 दिन का बेशक अवकाश रहेगा। लेकिन उसके बाद में दोस्तों 21 फरवरी को एक बार फिर माफ कीजिएगा 23 फरवरी को बजट पेश होगा राजस्थान का। 21 फरवरी तक जो है अवकाश रहेगा, उसके बाद में 22 फरवरी को फिर विधानसभा की कार्रवाई चलेगी और 23 फरवरी को राजस्थान का विधानसभा का बजट पेश होने जा रहा है। बजट में भी देखेंगे दोस्तों बलवान पूनिया क्या क्षेत्र के लोगों को दे पाते हैं, इसके ऊपर भी हमारी नजरें बनी रहेगी। तो दोस्तों समीक्षा में इतना ही। क्या सरकार की इन नाकामियों पर विधायक बलवान पूनिया बोलते हैं? क्या बोलेंगे दोस्तों? ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन हमें लगता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि सरकार के साथ उनका जो संबंध स्थापित हो चुका है, आगे भी राजनीति को जिंदा रखने के लिए, बचाने के लिए उसमें से रास्ता निकालना पड़ता है। और दोस्तों सरकार से रिश्ता भी निभाना है। जनता जाए बाढ़ में, योजना जाए कबाड़ में, लेकिन बलवान पूनिया इस सत्ता के विरुद्ध कोई आवाज बुलंद नहीं करेंगे। दोस्तों जिस प्रकार से मैं आपको बताऊं तो रिट के अंदर दोस्तों गहराई से सोचे, आप पूर्ण गहराई के साथ सोचिएगा दोस्तों, क्या इसका असर हुआ है लोगों पर, गरीब और हर किसान के घर से दोस्तों मैं मानता हूं कि चाहे वो मध्यम वर्ग का हो, मजदूर वर्ग ही क्यों ना हो, अपने बच्चों को रीट की तैयारी के लिए दोस्तों हर घर से लगभग कोई ना कोई विद्यार्थी जो है वो कहीं ना कहीं पढ़ रहा होगा। और दोस्तों रीट के लिए कोचिंग सेंटरों में अपने घर से दूर भेजने के लिए दोस्तों लोगों ने, उन अभिभावकों ने लोन लिया होगा, उधार लिया होगा, ब्याज में कर्जा लिया होगा, किसी से दोस्तों एहसान लिया होगा किसी का, कि कहीं किसी माँ बाप ने जमीन भी गिरवी रखी होगी। तो दोस्तों इस धांधली से क्या उन परिवारों की, उन अभिभावकों की कमर नहीं टूट गई होगी?
दोस्तों क्या ऐसे में एक युवक पढ़े लिखे और उस परिवार का पालन पोषण करने के लिए सक्षम हो, क्या ये वो लोग नहीं चाहेंगे दोस्तों? क्या बलवान पुनिया ने इन सभी लोगों के अरमानों पर पानी नहीं फेर दिया? सीबीआई की जांच ना करवा के दोस्तों, इसका दूध का दूध पानी का पानी तब होगा जब राज्य से बाहर इसकी जांच होगी निष्पक्ष किसी एजेंसी से। और भ्रष्टाचारियों को क्या यह संरक्षण देने वाला जैसा कदम नहीं है? क्या करोड़ों रुपए में रीट का पेपर बेचने वालों की वकालत करना नहीं है? बलवान पुनिया स्वयं ला किए हुए दोस्तों एडवोकेट है, क्या उनकी वकालत करना यह नहीं है? आप सोचिएगा दोस्तों, इसका फैसला जनता को करना है। और ये भी हम आप पर ही छोड़ते हैं कि बलवान पुनिया हमारे क्षेत्र के विधायक जिन्होंने विधानसभा में सीबीआई जांच का विरोध करके रीट मामले को लेकर क्या अच्छा कदम इसको मानते हैं आप? क्या इसको सही मानते हैं या इसको गलत मानते हैं? अगर इसको गलत मानते हैं तो आप बलवान पुनिया से इसके बारे में सवाल कर सकते हैं कि हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है और हमारे भी बुढ़ापे के सहारे का सवाल है। तो दोस्तों इसके ऊपर बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। तो दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। जल्दी से हम आपको अब मंडी के भाव बता देते हैं, मौसम का मिजाज बताएंगे। नोट से शुरुआत करते हैं। सरसों आज 6850 रुपए प्रति क्विंटल रही, ग्वार के भाव 6131, चना के भाव 4900, जबकि मूंग के भाव 7000, मोट के भाव 6601। और आदमपुर मंडी में नरमा दोस्तों 10250 रहे और ग्वार के भाव 5921 रहे, जबकि सरसा मंडी में नरमा 10442, कपास के भाव 8031, फतेहाबाद मंडी में नरमा दोस्तों 10400, कपास के भाव 8000 और एलनाबाद मंडी में नरमा 10475 के भाव रहे, जबकि कपास के भाव 8250। संग्रिया मंडी में नरमा दोस्तों 10559 के भाव बड़े भाव रहे और राउतसर मंडी में भी नरमा दोस्तों 10600 के सर्वाधिक भाव रहे और गंगानगर मंडी में भी नरमा 10601 के सर्वाधिक भाव रहे। मूंग के भाव 6405 रहे। मानगढ़ मंडी में नरमा 10500 रहे और अनूपगढ़ मंडी में नरमा 11200 और दोस्तों बरवाला मंडी में नरमा 10,056, आबोर मंडी में नरमा 10,475 और आज का सर्वाधिक आसपास की मंडियों में नरमे का भाव गोलूवाला मंडी में रहा और नरमा यहाँ 10,910 रुपए प्रति क्विंटल बिका है। तो नरमे के भाव को देखकर किसानों में खुशी होगी, उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर आई होगी। मौसम का मिजाज अगर आपको बताए तो 14 फरवरी को आज 4 से 7 किलोमीटर की हवाएं चलती रही। बादल बिल्कुल नहीं थे, मात्र 5-7% बादल थे। दिन में मौसम साफ था, शाम को भी मौसम साफ रहने वाला है और कमोबश यही हवा चलने वाली है और 18 से 23 डिग्री टेम्परेचर 12 बजे तक रहेगा। कल 15 फरवरी को मौसम कैसा रहेगा दोस्तों? 13 से 21 डिग्री सुबह, 23 से 26 शाम को और 19 से 23 देर शाम को। तो कुल मिला के आज 26 डिग्री टेम्परेचर दिन में सबसे ज्यादा रहा। कल 25 डिग्री रहा था, तो 1 डिग्री लगभग बढ़ रहा है। तो गर्मी की ओर हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। बादल बिल्कुल नहीं होंगे, 2-4-5% होंगे। रात्रि को भी मात्र 5-7% बादल रहेंगे और 14 से 17 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। मौसम रात्रि को भी कल बिल्कुल साफ रहेगा। तो आज के लिए दोस्तों शाम के 7 बजे में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।